छात्रों, आज हम स्पर्श किताब का गद्य खंड का पाठ बड़े भाई साहब पढ़ाने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं प्रेमचंद। 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में गुलाब राय और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लेखन कार्य किया। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते रहे। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हो गया। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियाँ लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। तो चलिए पाठ बड़े भाई साहब। प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती है। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने की फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। लेखक का बड़ा भाई 14 वर्ष का और लेखक 9 वर्ष का था। लेखक के बड़े भाई साहब अध्ययनशील थे, सारा दिन किताबें खोले बैठा करते थे। वे पढ़ाई में चाहे कैसे भी हों, लेकिन बड़ा होने के नाते लेखक को डांटना, डपटना और उस पर निगरानी करना अपना परम धर्म समझते थे। लेखक का मन पढ़ाई में बहुत कम लगता था। वे अपना मौका मिलते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में वे आ जाते थे। कभी कंकड़ियाँ उछालते, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाते और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रही हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर वे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता था, कहाँ थे? मेरा जवाब केवल मौन था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी दे जाते देखा है? रोज़ क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेलकूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम्हें उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है कि घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो? मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता और अपने टाइम टेबल बनाकर बार बार इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा, किंतु उस पर पूरी तरह से अमल नहीं कर पाता था। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी की वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें किसी की याद नहीं रहती और भाई साहब को नसीहत और फर्जियत का अवसर मिल जाता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथ लूँ कि आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वे इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा।
अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब ने मेरे रंग ढंग को देखकर भांप लिया और उन्होंने एक दिन जब मैं भोर के समय सवेरे सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा है, तुम्हारी क्या हंसी है। इस फिर से सालाना इम्तिहान हुआ और फिर कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने प्राणांत तक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 बजे तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आई। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। एक दिन संध्या के समय मैं हॉस्टल से दूर कनकोवा लौटने बेतहाशा दौड़े जा रहा था। सहसा लेखक की मुठभेड़ भाई साहब से हो गई। उन्होंने काफ़ी डांटा फटकारा। उन्होंने कहा कि एक ज़माना था जब 8वीं कक्षा पास करके लोग नायब तहसीलदार बन जाते थे, अन्य कई अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त हो जाते थे, और एक तुम हो जो 8वीं कक्षा में आकर भी लड़कों के साथ कनकोवे लूटने के लिए दौड़ रहे हो सकता है तुम अगले साल मेरे बराबर हो आओ या आगे भी निकल जाओ, पर मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। घर का कामकाज और खर्च का हिसाब घर के बड़े बूढ़े ही ठीक प्रकार से रख पाते हैं। लेखक बड़े भाई की युक्ति के सामने नतमस्तक हो गया। तब लेखक को अपने छोटेपन का अनुभव हुआ और बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। तब भाई साहब ने लेखक को गले लगा लिया। तभी एक कन कौवा हमारे ऊपर से गुजरा। भाई साहब लंबे थे, अतः उन्होंने उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़े। लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ा। इस पाठ में बड़े भाई साहब की विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताबें खुले रहते थे, शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताबों के हाशिए पर चिड़िया, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे, कभी कभी एक ही नाम 10-20 बार लिख डालते थे, उत्तरदायित्व निभाते थे, तर्क में प्रस्तुति देते थे। छोटे भाई की विशेषताएं, उनका मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था, हमेशा खेलना पसंद था, समय तालिका बनाता था, समय तालिका में खेलने के लिए स्थान नहीं होता था, बच्चों को खेलता देखकर स्वयं को रोक नहीं पाता था, पढ़ने में बहुत होशियार था और कक्षा में प्रथम आता था। तो बच्चों, आपने को ये पाठ अपना दोबारा से पढ़ना है। धन्यवाद।